हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस रिवीजन सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको सॉल्यूशन के रिवीजन्स कराए थे, सॉल्यूशन चैप्टर जो लेसन नंबर 1 है आपका। और आज हम लोग रिवीजन करेंगे जल्दी से एल्किल हैलाइड्स, या आप कह लीजिए हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर हो जाएगा। तो आज इसका रिवीजन करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स को एल्किल हैलाइड्स व एरिल हैलाइड्स भी हम कह सकते हैं। दोनों चाहे जो आप यूज करिए, चाहे हेलो एल्केन्स चाहे एल्किल हैलाइड्स। और बच्चों बताया था आपको कि जैसे सॉल्यूशन आपको पिछला रिवाइज कराया था तो उसमें बताया था कि सॉल्यूशन का जो वेटेज है वो है 7 मार्क्स का। मतलब उससे जो है 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज है 6 नंबर का, यानी इससे 6 मार्क के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो जल्दी से इसकी पूरी समरी हमने लिख भी रखी है और इसका रिवीजन जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में किस पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो थोड़ा आपको ज़्यादा डिटेल में समझा देंगे। बाकी तो रिवीजन सेशन है, इसमें इतना पूरा डिटेल में संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स ये होते क्या हैं? तो हेलो एल्केन्स और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरह से उसमें बॉन्डिंग होती है, और स्पेशली चूंकि आपको मोनो हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ना है तो हमने सिर्फ वही क्लासिफिकेशन लिया है यहाँ पर रिवीजन में, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मोनो हेलो एल्केन्स ये क्या होते हैं और इनका कितने तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो ये 3 तरीके से हमने लिख रखा है। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राथमिक लिखने के बजाय। उसके बाद हम पढ़ेंगे विरचन की सामान्य विधियों को रिवाइज करेंगे। फिर रासायनिक गुण में 3 टाइप की इसकी रिएक्शंस होती हैं, जो हैं प्रतिस्थापन, विलोपन और धातुसेप क्रिया। ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपका जो एलिफेटिक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एरोमेटिक यानी हेलो एरीन्स पर चलेंगे। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से सबके बारे में बताते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने लिखा है, सबसे पहला पार्ट है हेलो एल्केन्स। तो बच्चों, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं ये देखिए। अगर आप लोग एल्केन्स जानते हो तो ये एल्केन्स है, CH4 मेथेन है। ठीक है ना। इसी तरह से हम C2H6 भी लिख सकते हैं। अब सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड को हम अलग अलग नहीं दिखाएंगे, मतलब जो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हुई है कार्बन की, इसको अलग अलग नहीं दिखाएंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से बॉन्ड दिखा सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर यही फॉर्म आप लोग लिखेंगे। इस तरह से दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो अभी समझाना इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो ये है एथेन, ये है मेथेन, ऐसे प्रोपेन, ब्यूटेन, सब कुछ आगे एल्केन में ये कंपाउंड्स होते हैं। तो अब अगर किसी भी एल्केन में एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, किससे? हैलोजन से। हैलोजन मतलब ये हमने लिख रखा है ClBr+I। वैसे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टार्टिन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं। लेकिन एस्टार्टिन इसमें रेडियो एक्टिव होता है, उसको यहाँ इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और फिर आपका आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हैलोजन ऐसा है, या तो बहुत ही रिएक्टिव है उसकी रिएक्शंस, या फिर बहुत ही स्लो हो जाती है। तो इन दोनों कारणों से, ज़्यादातर उसकी एक्सप्लोसिव ही हैं, तो इसलिए उस कारणों से उसकी रिएक्शंस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता। कुछ एक आध स्पेशल रिएक्शन है, वो आपको बताई जाएंगे, बाकी नहीं। ठीक है ना। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हैलोजन के बारे में, तो मेनली 3 को आप जरूर कंसीडर करिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने इन तीनों में से किसी भी हैलोजन से, ClBr और I में से किसी एटम के द्वारा एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, तो जब एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें, या हमको कोई ऐसा यौगिक नजर आ जाए जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो Cl से या Br से या I से, तो ये श्रेणी जो आपकी हो जाएगी, इस तरह के जितने भी कंपाउंड आपको नजर आएंगे, मिलेंगे, वो सब आपके हेलो एल्केन्स हो सकते हैं, या इन्हीं को आप एल्किल हैलाइड्स कह सकते हैं। ओके। तो एल्किल हैलाइड्स, अब जैसे मान लीजिए यहाँ भी है, यहाँ से हमने मान लिया हटा दिया, इसको ब्रोमीन से हटा दिया, तो ये भी आपका क्या हो गया?
ब्रोमीन से हटाएं, तो इसमें एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन से हटा दिया गया है, तो ये हो गया हेलो एल्केन्स। ये भी हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में, एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर इसका नाम लिखा जाए तो हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, इसका हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इस तरह से इनके नाम भी हो सकते हैं। तो बच्चों, जो हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड हैं, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? RX से। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और R इसमें एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप का मतलब इतना, जो एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो उसको हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। यहां पर एल्किल ग्रुप ये हो गया। और एल्किल ग्रुप का एक फार्मूला भी हो जाता है CnH2n+1। आप इस फार्मूले से भी एल्किल ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, उसमें एक हेलोजन आपको जोड़ना रहेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने 3 रख दिया, तो आ जाएगा C3H, 3 2 जा 6 एंड 1 7 आ जाएगा। और इसी में अगर आपने Br लिख दिया तो ये आपको एक हेलो एल्केन ही मिल गया फिर से। तो इसमें ये जो C3H7 है ये एल्किल ग्रुप है, और ये जो आपका ब्रोमीन है ये हेलोजन है। तो एल्किल हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट करना है आपको? RX से। इसी तरह से एरिल हैलाइड्स हैं, एरिल या हेलो एरीन्स कहते हैं इनको। एरिल में आप बेंजीन लेंगे C6H6, और उसको जनरली इस तरह से हम लोग बनाते हैं। और इन सभी पर एक एक हाइड्रोजन होती है, सभी पर, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं करी जाती जब हम कंपाउंड लिखते हैं, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया है। अब इनमें से एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए और यहां पर आप क्लोरीन लगा दीजिए। तो जो अब ये कंपाउंड आपके सामने आ गया, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5Cl। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन बची हैं, एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया, तो बन गया C6H5Cl। यानी ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, किस श्रेणी में आ जाएगा? हेलो एरीन्स की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे आप C6H5Br लिख सकते हैं। तो इन्हीं सारे कंपाउंड को एक साथ ऐसे C6H5I लिख सकते हैं। तो सभी को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सिंबल दे दिया जाता है ARX, जहां X इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है और एरिल C6H5 समूह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करते हैं इसका क्या मीनिंग है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। अगर आपको वैसे डिफाइन करने के लिए तो आता नहीं, इसलिए रिवीजन में हम इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिर भी किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करने पर जो यौगिक आपको प्राप्त होगा उसे हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बोलेंगे। और बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन परमाणु से रिप्लेस करने पर, यानी प्रतिस्थापित कर देने पर, जो यौगिक आपको मिलेगा उसे हम हेलो एरीन्स कहेंगे। ठीक है ना। ये परिभाषा भी हो जाती है, हालांकि इसकी बहुत जरूरत नहीं है, कभी पूछी नहीं जाती इस तरह से। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो इसमें हेलोजन एटम जुड़ता है हेलो एल्केन में, वो कैसे जुड़ता है और यहाँ कैसे जुड़ता है। तो ये बहुत जल्दी से सीख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया एल्किल हैलाइड में CH3CH2Br का। तो यहाँ पर इस तरह से बॉन्डिंग होती है, और ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि लिखने का तरीका कुछ और हो जाता है, बॉन्डिंग का कुछ और हो जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन एक बार आप समझ लेंगे तो आपको होना नहीं चाहिए। फिर वास्तव में ऐसे होता है, ये दोनों हाइड्रोजन यहीं लिख दिए जाते हैं। अब इसमें जो ये कार्बन है और ये ब्रोमीन का बॉन्ड हो गया, यानी CX बॉन्ड इसको बोलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है ना CX बॉन्ड, यानी कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड। तो यही वाला तो है, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड। अब इसमें जो ये कार्बन होता है, इसका जो संकरण होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आप सिग्मा बॉन्ड गिन करके भी पता लगा सकते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4। तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड तभी आपको मिलता है जब आपका संकरण, एटम का संकरण sp3 होता है। तो ये sp3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया sp3CX बॉन्ड या CBr बॉन्ड, जो भी आप चाहें। लेकिन जब हम बेंजीन में देखते हैं तो बेंजीन में जो कार्बन है, 6 कार्बन वहां भी होते हैं इस तरह से।
और यहां पर सब जगह एकांतर क्रम पर डबल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये। और सभी जगह पर एक एक हाइड्रोजन होती है इस तरह से। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर अब डिटेल में ही बन गया। अब मान लीजिए यहां पर एक आपने ब्रोमीन लगा दिया है, क्लोरीन लगा दिया, तो यहां पर देखिए ये हेलोएरिन हो और सी यहां डबल बॉन्ड बना रहा है, यहां से सिंगल, यहां से सिंगल, यहां से सिंगल, यानी कार्बन ने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं और एक डबल बॉन्ड है। डबल क्या मतलब, एक पाई बॉन्ड कह सकते हैं। ये तीनों सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये इन दोनों में से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो ध्यान रखिए बच्चों कि पाई बॉन्ड जो होता है वो संकरण में काउंट नहीं किया जाता, संकरण निकालते समय। तो अगर देखा जाए तो इस कार्बन ने सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड आते हैं कहां से, 3 संकरित कक्षकों से, और 3 संकरित कक्षकों के लिए एक यस का कक्षक होगा और 2 पी के होंगे। तो यहां पर संकरण हो गया sp2। तो ये जो कार्बन है इसमें जो CX बॉन्ड है यानी C और Cl के बीच का बॉन्ड है, तो वो जो कार्बन है ये यहां पर है sp2 संकरित, ठीक ना। तो अभी आप ये समझ लीजिए, आगे जब इसका पढ़ाएंगे तो इसका इंपॉर्टेंस और समझाएंगे आपको जल्दी से। तो ये इस तरह से मैंने क्लासिफाई किया था, तो उसका मीनिंग आपको समझा दिया कि यहाँ पर इस कार्बन की बात हो रही जो हैलोजन से जुड़ा है, तो ये sp2 संकरित है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं जो मोनो हेलो एल्केन है। अभी हेलो एरीन की बात अब थोड़ा सा रोकते हैं और मोनो हेलो एल्केन आपको बताते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन में नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, एक हो। तो जब एक हैलोजन परमाणु होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। इसमें से कुछ शुरुआती मेंबर्स हम लिख देते हैं क्योंकि इनका नाम जानना भी आपके लिए जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH CH3, और मान लीजिए हम चेंज कर दें हैलोजन, Br कर देते हैं। तो शुरुआती मेंबर्स के आपको कॉमन नेम भी जानने हैं और IUPAC नेम भी जानना है। जैसे ये हो गया CH3 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 और यहाँ पर Cl ले, आयोडीन ले सकते हैं आप, क्लोरीन ले सकते हैं, कुछ भी आप लीजिए। तो ये सारे के सारे हमने क्या लिख रखे हैं, मोनो हेलो एल्केन के एग्जाम्पल हैं ये। इसमें सभी में आप देखें तो एक एक हैलोजन है। तो जहां कहीं भी आपको कंपाउंड में एक हैलोजन नजर आए, कोई और फंक्शनल ग्रुप ना हो, तो उसको आप मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। तो इनका मैंने कहा था आपसे शुरुआती जो मेंबर्स हैं इनके नाम आपको आने चाहिए। IUPAC वो तो सीखा होगा आपने, IUPAC का एक पूरा रूल होता है। और कॉमन नेम से बहुत पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कॉमन नेम आपको जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कॉमन नेम की हम ज्यादा चर्चा करेंगे आपसे। ये एल्किल ग्रुप हो गया और इसका एल्किल ग्रुप का नाम होता है मैथिल। जैसे मेथेन आप लिखते हैं ना, तो जब एक हाइड्रोजन कम होती है तो एल्किल ग्रुप बन जाता है, तो उसमें YL जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो गया मैथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथाइल भी कुछ लोग बोलते हैं, मैथिल क्लोराइड, दोनों चीजें आप कह सकते हैं। ये कॉमन नेम हो गया इसका, मैथिल क्लोराइड। और इसमें 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन के लिए आप एथिल वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, इसका ये पूरा ग्रुप जो है, अगर मान लीजिए तीनों कार्बन ऐसे जुड़े होते एक लाइन में, यहां जोड़ दें ऐसे, यहां Br लिखा था मैंने। अगर 3 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जोड़े हों तब उसको आप बोलेंगे N प्रोपिल ब्रोमाइड। 3 कार्बन है तो प्रोपिल बोलेंगे, तो N प्रोपिल, N का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल से ये मतलब निकलता है कि तीनों एक ही श्रृंखला में है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे आप N प्रोपिल ब्रोमाइड, या सिंपली आप बोल सकते हैं साधारण रूप से प्रोपिल ब्रोमाइड। लेकिन जो अभी हमने बनाया था उस तरह से अगर बना हुआ है तो तब इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। यानी ये जो ग्रुप होता है इसको आप पहचान लीजिए अच्छे से, अगर ये कहीं जुड़ा है तो इसको आइसो ग्रुप बोलेंगे, आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो नाम हो गया इसका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है ना, ये हो गया।
इतनी बात क्लियर हुई। आइसोप्रोपिल। अब मान लो यहां पर हम क्लोरीन लगा दें तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। यहां पर एल्कोहल अगर लगा दिया जाए तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल में आपको बताएंगे भी इसको। तो ये हो गया साधारण नाम इसका। आईपीएसी नेम इसका अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2 पे ब्रोमो लगा है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन नाम हो जाएगा। तो आईपीएसी रूल के अकॉर्डिंग है, उसको आप लोग करिएगा, लेकिन कॉमन नेम आप कुछ शुरुआती मेंबर्स के जरूर जानिए, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। और ये इस पर आ जाइए, इसको एक नाम और दे सकते हैं, अभी बताएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी समझाएंगे तब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको जो है पूरा ग्रुप जो नाम दिया जाता है इसको नियो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियो। तो जब इस तरह से कंडीशन हो कि एक कार्बन से 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हों तो ऐसे पूरे समूह को नियो वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा नियो ब्यूटिल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल बोला जाएगा, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक ना, ये नाम हो जाएगा। तो ऐसे शुरुआती मेंबर्स आपको जरूर पता होने चाहिए। नियो ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। अब अगर मान लीजिए यहां पर ब्रोमीन लगा हो तो नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड कर सकते हैं, आयोडीन लगा हो तो नियो ब्यूटिल आयोडाइड कह सकते हैं, अगर OH ग्रुप लगा हो तो नियो ब्यूटिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये कुछ यौगिकों के हमने साधारण नाम आपको बता दिए। और ऐसे ही हर चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरुआती मेंबर्स के आपको कॉमन नेम यानी साधारण नाम अवश्य पता हो, क्योंकि क्वेश्चंस में देखा गया है कि ज्यादातर वो कॉमन नेम से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या होता है जब आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड की रिएक्शन इससे कराई जाए, इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, या नियो ब्यूटिल या टर्सरी ब्यूटिल, इस तरह से क्वेश्चन तमाम रहेंगे। तो अगर आपको साधारण नाम नहीं पता होंगे तो पहले स्टेप पर ही आप रुक जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं क्लियर कर पाएंगे आप। चलिए, अब एक ये सारे के सारे मोनो हेलो एल्केन थे, कुछ कॉमन नेम इनके हमने बताए। अब मोनो हेलो एल्केन को देखिए, यहाँ पर 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। यानी मोनो हेलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं कि उसमें हेलोजन एटम जो है वो किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इस आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। एक को नाम देते हैं प्राथमिक, दूसरे को द्वितीयक और तीसरे को तृतीयक। यानी प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्सरी हेलो एल्केन, इस तरह से नाम होता है इनका, और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको पहचानना हो तो हम पहले प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन को पहचाने, और अगर उन्हीं से हेलोजन जुड़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, जब हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिससे कोई और कार्बन ना जुड़ा हो तो उसको हम प्राइमरी ही कंसीडर करते हैं, और जो एक तरफ से जुड़ा हो उसको भी प्राइमरी मानते हैं। तो ये दोनों ही आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा? प्राइमरी हेलो एल्केन में आ जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक तरफ से कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक ना, यानी इसकी 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, एक इधर से एक हेलोजन से। तो ये हो गया प्राइमरी, ये भी प्राइमरी में ही कंसीडर कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं इस पर। तो ये जो कैटेगरी हमने लिख रखी है इसमें आप ब्रोमीन को जरा देखिए। ब्रोमीन जुड़ा है ऐसे कार्बन एटम से जो 2 तरफ से कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये जो कार्बन है ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से अगर ब्रोमीन जुड़ रही तो उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी हेलो एल्केन बोला जाएगा। तो ये सेकेंडरी का हो गया। अब आप शायद इसको समझ गए होंगे, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये टर्सरी कार्बन है, क्योंकि 3 तरफ से कार्बन जुड़ा है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो गया टर्सरी। ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? टर्सरी कार्बन। तो आपका जो हेलोजन हो गया यानी मोनो हेलो एल्केन हो गया, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन हो गया। तो इसको एक नाम और भी देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये टर्सरी है तो इसको टी लिख दिया जाता है, टर्सरी और ब्यूटिल क्लोराइड कहा जाएगा, क्लोराइड। और इसमें सेकेंडरी के लिए SEC लिखा मिल सकता है आपको, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, इस तरह से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसी से मिलता जुलता एक और बना दें आपको, CH3 CH CH3 CH2 और Cl। इसको क्या कहेंगे बच्चों आप? ये थोड़ा समझने वाली बात, देखिए ध्यान से, यहां समझिए ध्यान से। इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, 2 मेथिल ग्रुप, तो वैसे यहां भी इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये पूरा आइसो ग्रुप हो जाता है। अब इसमें अगर 3 ही कार्बन होते तो प्रोपिल बोलते, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 हैं, तो इसको हम ब्यूटिल बोलेंगे।
तो ये था टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड और ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, सॉरी इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम दिया जाएगा इसको? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है ना, क्लोराइड। और यहां पर क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है ऐसे कार्बन से जो सिर्फ एक तरफ जुड़ रहा है, तो ये आइसो ब्यूटिल क्लोराइड होते हुए भी ये किस कैटेगरी में आएगा? ये प्राइमरी हैलो एल्केन में आएगा। ओके, तो समझ रहे हैं कि आपका ये सब क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे विरचन की सामान्य विधियां। विरचन का मतलब होता है प्रिपरेशन की सामान्य विधियां, मतलब प्रिपरेशन कैसे करेंगे इनका, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रासायनिक गुण है। इसमें 3 तरीके हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और धातु से अभिक्रिया। तो आपको अब ये विरचन की सामान्य विधियों के बारे में बताते हैं। तो अब बच्चों देखिए जरा कि कैसे हम लोग मोनोहैलो एल्केन को बनाएंगे। तो ये हमने लिख दिया है मोनोहैलो एल्केन के विरचन की विधियां, यानी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ मोनोहैलो एल्केन्स, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग भी अपना एक सीक्वेंस सेट कर लीजिए। एल्किल हैलाइड है, एल्कोहल पढ़ेंगे आप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आपका एक अपना सीक्वेंस होना चाहिए कि हम कहाँ से शुरुआत करें। कभी कभी क्वेश्चंस में ये आते भी हैं कि आप जैसे मान लीजिए एल्कोहल का ही पूछ लिया कि एल्कोहल के बनाने की किन्हीं 3 विधियों को आप लिखिए। तो रैंडमली आप जल्दी से सोच नहीं पाते हैं, उसमें मिसिंग होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर एक सीक्वेंस बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे तो आप आसानी से सोच लेंगे। आपके पास एक शुरुआत करने का एक लॉजिक होगा कि हाँ चलो यहाँ से हम शुरुआत करें, सोचें पहले। तो उसमें 1-2 बार अभ्यास किए रहेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। तो वो मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि जो आपके 11th और 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीक्वेंस दिया है आपकी बुक में वो इस तरह से है कि सबसे पहले आप 11th में पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। फिर 12th में यहाँ शुरुआत होती है एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन। तो इनमें से अगर हम एमीन को अभी हटा दें यहाँ से, क्योंकि एमीन में NH2 ग्रुप होता है, तो नॉर्मली इससे नहीं, बाकी तो हम सीक्वेंस में सोच सकते हैं। जैसे मान लो मुझको एल्केन बनाना है, तो एल्केन बनाने के लिए हम इन सब का हेल्प ले सकते हैं। इनसे सोचें कि हाँ क्या इनसे बन सकता है कि नहीं बन सकता। ऐसे एल्कीन जब बनाना हो तो हम इन सबसे विचार करें कि बन सकता है कि नहीं बन सकता। एल्किल हैलाइड के लिए हम इसको छोड़ दें, बाकी इन सभी से सोच सकते हैं कि क्या एल्केन से बनेगा कि नहीं बनेगा, एल्कीन से बनेगा कि नहीं बनेगा, एल्काइन से बनेगा कि नहीं बनेगा, एल्कोहल से क्या चांसेस हैं, एल्डिहाइड से क्या बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो एक बार हम सोच जरूर लें, अपने माइंड में इसको जरूर एक बार लाएं, जिससे हमको ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करने में हेल्प मिल जाए कि हाँ इससे तो नहीं बनेगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है अब। तो एक पहली बार आप जरूर करिएगा। तो यहाँ मैं एल्केन और एल्काइन का तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, एल्किल हैलाइड यानी 12th का चैप्टर हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपको ये एल्किल हैलाइड बनाना है जो कि लिखा हुआ है हमने, तो आप पहले शुरुआत करिए सोचने की कि क्या हम एल्केन से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, पहला। फिर आप सोचिए एल्कीन से बन सकता है कि नहीं बन सकता है, एल्काइन से बन सकता है कि नहीं, एल्कोहल से बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो आपको हम जल्दी से बता दें कि आप एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, लेकिन एल्काइन से नहीं बना पाएंगे क्योंकि एल्काइन में होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो एक से ज्यादा हैलोजन इसमें ऐड हो जाएंगे और आपको बनाना है मोनो हैलो एल्केन, एक हैलोजन जोड़ना है। तो यहाँ ये रूल्ड आउट हो गया, मतलब आप नहीं बनाएंगे इससे। तो अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि एल्काइन से हमको कोई प्रोसेस नहीं सोचना है, हमको सोचना है तो एल्केन से सोचना है और एल्कीन से। एल्केन में कैसे करेंगे यहाँ भी लिखा है, भाई समझाएंगे आपको। एल्कीन में कैसे करेंगे ये भी समझा देंगे। और सबसे ज्यादा मेथड जो आपको मिलेगा वो एल्कोहल से मिलेगा। तो एल्कोहल के मेथड्स आपको सोचने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबसे आपको नहीं बनाना है। यानी सिंपल मेथड्स में इन सबसे नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इनको प्रिपरेशन मेथड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो हमको 3 के बारे में विचार करना है, एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से और एल्काइन से। ओके, तो चलिए यहां पर देखते हैं एल्केन से कैसे बना सकते हैं। एल्केन में हमने सबसे शुरुआती मेंबर्स ले रखा है मेथेन। मेथेन में 4 हाइड्रोजन होता है और मेथेन यानी एल्केन बहुत रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन एल्केन हैलोजनेशन यानी उसकी हाइड्रोजन को हैलोजन से प्रतिस्थापित करने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो आसानी से होती हैं, सूर्य के प्रकाश में होती हैं।
तो सूर्य के प्रकाश के लिखने के बजाय हम सिंबल यूज कर सकते हैं, एच न्यू लिख दें तो समझ मान लिया जाएगा वही चीज। तो इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन से बना तो सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या होती है कि हमको यहाँ पर एक पूरा मिश्रण मिलता है, ठीक ना। क्या मिलता है? पूरा एक मिक्सचर मिलेगा डिफरेंट टाइप के हैलो एल्केन्स का, तो उसमें से मोनो हैलो एल्केन्स को निकालना पड़ता है। अब थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल्ड वे में इसको रिएक्शन कराएं तो हम मोनो हैलो एल्केन की ज्यादा मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको 11th का रिएक्शन याद हो, 11th में पढ़ा भी होगा आपने इसको, तो इसमें ये रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है, रुकती नहीं है। ये जैसे ये बना है तो फिर से ये Cl2 से रिएक्ट कर जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगी, और रिप्लेस हो जाएगी तो बन जाएगा CH2Cl2, फिर नहीं रुकेगी, यही कंपाउंड फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHCl3 में, और फाइनली फिर से रिएक्ट करके ये CCl4 में कन्वर्ट जब हो जाएगा तब जाके रिएक्शन स्टॉप होती है। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो कहने का मतलब आपको जब मेथेन से रिएक्शन कराओगे Cl2 की, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, सारे बनेंगे। लेकिन अगर हम मेथेन को एक्सेस में ले लें, अधिक मात्रा में ले लें, तो हम थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं और ज्यादा मात्रा में हमारे पास ये भी बनेंगे अभी भी ये सारे कंपाउंड्स, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होगा। तो इस रिएक्शन को आप दर्शा सकते हैं यहाँ पर मोनो हैलो एल्केन बनाने के लिए। आप इसको मत दिखाइए अब यहाँ पर, जब एक्सेस में ले लिया आपने तो CH4 को एक्सेस में लेकर के Cl2 से रिएक्शन कराइए, H न्यू यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपको ये मिल जाएगा। तो यहां से हुआ क्या? एक हाइड्रोजन हटा दिया गया क्लोरीन से, इसको बोलते हैं एल्केनों का हैलोजनीकरण। तो उससे आप बना सकते हैं। तो एक मेथड हमने बताई थी ना, एल्केन से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली मेथड हो गई विरचन की। अब आ जाइए एल्कीन पर। आप यहां पर जैसे हमने मेथेन दिखाया है, आप यहां दूसरा मेथड भी लिख सकते हैं, दूसरा कंपाउंड लेकर शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 और CH3 एथेन है, इसको आप एक्सेस में ले लीजिए और इसका ब्रोमीन से आप रिएक्शन करा दीजिए Br2 से। तो यहां पर वही सूर्य का प्रकाश होगा, तो आप ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं। लेकिन ये सब मेथड्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें मिक्सचर बनने के चांसेस मौजूद हैं और हम पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि यही कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर बात आए तो ये बनेगा, ये भी बन सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। CH3 CH2Br प्लस HBr आपका बाहर हो गया, ठीक है ना। और इसमें अगर हम आयोडीन ले लें तो आयोडीन की रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, वो बहुत स्लो रिएक्शंस होती है, उसके लिए ऑक्सी कारक की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हम अगर एल्केन का, तो ये एल्केन का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ डिस्कस हम नहीं करेंगे। लेकिन आप चाहो तो एल्केन में देख लेना कि अगर हम आयोडीन से रिएक्शन कराएं एल्केन का आयोडीनेशन के लिए, तो हमको एक ऑक्सी कारक की जरूरत पड़ती है। तो क्यों पड़ती है? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है आयोडीन से रिएक्शन कराने पर, जैसे अगर यहाँ हम आयोडीन ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पर ये HI आ जाएगा, और HI एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक होता है, ये फिर से इसको अपचयित कर देगा इसमें, तो ये रिएक्शन रिवर्ट हो जाएगी। इसीलिए रिवर्ट ना हो, ये बनता रहे, इसलिए हमको यहाँ पर एक ऑक्सी कारक की जरूरत पड़ेगी। किसकी? ऑक्सी कारक की। जैसे HNO3 ले सकते हैं आप, HiO3 ले सकते हैं। तो ये डिटेल में आपके एल्केन में है, वहां आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये पहली मेथड हमने आपको समझा दी, किससे? एल्केन से बनाने की मेथड, एल्केन से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पर आइए, तो है एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं? तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ये अब मिटा दे रहे हैं सीक्वेंस, आपने शायद नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां देखिए एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये कमरे के ताप पर ही हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलाइड, हैलाइड का मतलब ClBr में से कोई होगा, चाहे जो आप रख लीजिए, रिएक्शन करा लीजिए। यहाँ हमने X रखा है तो यहाँ X जोड़ा है। आप अगर यहाँ Cl लेते हैं तो Cl जोड़िएगा, Br लेते हैं तो Br जोड़िएगा, आयोडीन लें तो आयोडीन जोड़िएगा, ठीक है ना। अब इसमें जुड़ता कैसे है? कोई खास बात नहीं है। पाई बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है। देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड था, अब यहाँ पर कितना रहेगा? 1। तो ये सिग्मा बॉन्ड बचा रहेगा, मजबूत होता है। पाई बॉन्ड आप ब्रेक कर दें और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें, हेलोजन को यहाँ जोड़ दें। एक कार्बन से हाइड्रोजन, एक कार्बन से हेलोजन जोड़ा है मैंने। तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था और ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया हमने, हेलोजन यहाँ पर ऐड कर दिया हमने, ठीक है।
तो इसको हम योगात्मक अपक्रिया भी नाम देते हैं। एल्कीन के योगात्मक अपक्रिया के फलस्वरूप हम इसको बना सकते हैं हेलोजन हाइलाइट को जोड़ करके। अब मान लीजिए दूसरा एल्कीन हमने ले लिया यहां पर, ये इसको हम प्रोपीन बोलते हैं, प्रोप 1इन भी कह सकते हैं या प्रोपीन सिंपली। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस टाइप के एल्कीन हो जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड है उससे जुड़े हुए जो दो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट हो, यहां पर हाइड्रोजन एक है, यहां पर नंबर्स 2 हैं, तो यहां 2 हाइड्रोजन यहां 1 हाइड्रोजन, तो ऐसी एल्कीन को हम नाम देते हैं असम्मित एल्कीन। क्या कहते हैं? असम्मित एल्कीन। ये नहीं है यहां पर दो, देखिए जो डबली बॉन्डेड कार्बन है दोनों पर सेम नंबर में हाइड्रोजन है, 2 यहां भी 2 यहां भी, तो ये असम्मित नहीं, ये सम्मित है। लेकिन ये कैसी है? असम्मित एल्कीन है। तो असम्मित एल्कीन में आपको बहुत छोटा सा नियम एक ध्यान रखना है, मार्कोनी-काफ का नियम होता है। एल्कीन में पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में। तो उसमें जो हैलाइड पार्ट होता है यानी नेगेटिव पार्ट, ऋणावेशित भाग, हैलाइड पार्ट यहाँ ऋणावेशित भाग होता है, हाइड्रोजन धनावेशित भाग होता है। तो जो हैलाइड पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन, उस युग्म बंधित कार्बन से आप जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आपको हैलोजन को यहाँ जोड़ना है और हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ना है, आप कहीं भी नहीं जोड़ सकते। ये इसमें रूल को फॉलो करना है कि नेगेटिव पार्ट आप कहाँ जोड़ेंगे? जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा वहां जोड़ देंगे। देखिए हमने जोड़ दिया यहाँ पर। तो इस तरह से आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये तो प्राइमरी मोनोहैलो एल्केन मिला था, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अगर बनाना है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऐसा कोई बाध्यता नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं, दोनों से मोनोहैलो एल्केन फिलहाल बनेगा। ओके, तो ये बात हो गई एल्कीन से बनाने की। अब जैसे हम आपको इस तरह से पढ़ाते हैं तो कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये कि भाई इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए HBr का एडिशन कराया, HBr का, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक जगह, चूंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि दोनों कार्बन ये हैं डबली बॉन्डेड हैं, दोनों पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। सेम कैसे? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है ना। तो आप कोई समस्या नहीं है, एक जगह H जोड़ दीजिए, एक जगह Br जोड़ दीजिए, यानी कंपाउंड आपका बन गया इस तरह से। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, एक जगह हमने H जोड़ दिया, तो जब H जोड़ते हैं तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हम किसको दिखाएंगे? Br को। तो आपका मन है कि Br हमने यहाँ जोड़ा है तो यहाँ आप Br को दिखा दीजिए, अगर यहाँ जोड़ा है तो यहाँ दिखा दीजिए, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर और डिटेल में देखें तो यहाँ पर एक H था, एक H था, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक H और एक हमने जोड़ दिया और यहाँ पर एक मौजूद है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। लेकिन नोटेशन जो है कंडेंस वाला, यानी बॉन्ड लाइन में ना कार्बन को दिखाया जाता है ना हाइड्रोजन को दिखाया जाता है, बाकी और सारे एटम या ग्रुप दिखाए जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर यहीं पर आपका ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाए, मान लो यहाँ CH3 लिख दिया जाए और तब आपसे कहा जाए, तब आप कहीं पर भी नहीं जोड़ सकते, तब इसका चेंज हो जाएगा रूल। देखिए अब यहाँ पर ये कार्बन डबली बॉन्डेड है, और डबली बॉन्डेड है तो इसका मतलब है कि इस पर हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है। तो जब आप HBr का योग करेंगे इसमें, तो आपको Br उस कार्बन पर जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, तो कम यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर आप Br जोड़ देंगे। CH3 पहले से जुड़ा हुआ है, यहाँ Br जोड़ दिया आपने, और यहाँ H जोड़ दिया, तो H को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका तब प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को लेकर के भी प्रैक्टिस करते रहना है, क्या पता एलिसाइक्लिक में भी पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो ये एल्कीन वाला पूरा हो गया आपका। अब आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा मेथड है एल्कोहल से बनाने की। देखिए एल्कोहल का ये हमने लिख रखा है। एल्कोहल में देखिए हमने एल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट कर दिया है, एल्कोहल को हम इससे कर सकते हैं। और R से आपको घबराना नहीं, अभी समझाया भी था। आप जब रिएक्शन कराना शुरू करें, जब आपका मन हो कि रिएक्शन हमको चलो प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, तो R के प्लेस पर आप जो चाहें, चाहो तो आप CH3 यूज करके रिएक्शन करा सकते हो, आपका मन होगा तो CH3 CH2 कर सकते हो, यानी एथिल ग्रुप ले सकते हो, आप प्रोपिल ग्रुप ले सकते हो, यानी आपका जो मन हो वो करा लीजिए,
इसलिए मैंने R लिख दिया कि अगर हम एक पर्टिकुलर कोई CH3 लिख देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है बस CH3 के साथ ही होगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप लेकर के ये रिएक्शंस करा सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स आप बना सकते हैं, मोनो हैलो एल्केन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक आध एग्जाम्पल हम करके दिखा भी देंगे आपको। तो पहले आप समझ लीजिए, ये है एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल इसको बोलते हैं, और इसका हम HCl से जब रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उसके लिए हमको ZnCl2 कैटलिस्ट चाहिए होता है, क्योंकि एल्कोहल से रिएक्शन जो होती है हाइड्रोजन हैलाइड की, उसमें HCl सबसे कम क्रियाशील होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ सीक्वेंस लिख दिया है, हालांकि डिटेल में आप एल्कोहल में पढ़ेंगे इसको। तो HCl कम क्रियाशील इस रिएक्शन के लिए, HBr ज्यादा रिएक्शन क्रियाशील और HI सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और अगर हम एल्कोहल की क्रियाशीलता की बात करें तो टर्सरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HCl से क्रिया के लिए, सेकेंडरी उससे कम होगा और प्राइमरी सबसे कम क्रियाशील होगा। इसीलिए यहाँ पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आप टर्सरी एल्कोहल ले लें तो कैटलिस्ट की जरूरत भी खत्म हो जाती है। तो HCl से रिएक्शन में होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। आप किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराएं, चाहे HCl से, चाहे HBr से, चाहे HI से, आपको OH हटाना है और हैलोजन लगा देना है, बस इतना काम आपको ध्यान में आना चाहिए। तो आप एल्कोहल से आराम से मोनोहैलो एल्केन बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही हो रहा है, OH हटा दिया गया, Cl लग गया यहाँ पर, तो ये बन गया मोनोहैलो एल्केन। इसी तरह से जब आप HBr लेंगे तो HBr को नॉर्मली हम डायरेक्टली नहीं यूज करते हैं HBr को, उसके लिए NaBr और H2SO4 लेते हैं। ये आपके बुक में लिखा भी होगा, NaBr और H2SO4 लेंगे और ये रिएक्ट करेंगे। तो आप सोचेंगे तुम परेशान हो जाएंगे, मतलब क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि NaBr और H2SO4 ये पहले इससे रिएक्ट नहीं करेंगे, पहले NaBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, NaBr प्लस H2SO4, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे HBr प्लस NaHSO4, ये बना लेंगे। तो मेनली जो HBr है अब फ्री हो गया, अब ये रिएक्ट कर जाएगा। तो वही चीज यहाँ दिखाई नहीं जाती। यहाँ पर जैसे कंपाउंड्स को एक्चुअल में लिया जाता है रिएक्शन कराने के समय, वैसे ही लिख दिया जाता है। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि NaBr और H2SO4 रिएक्ट करके पहले HBr बना लेंगे, HBr जाके यहाँ रिएक्ट करेगा। तो आप HBr को सोच करके करिए। तो OH को कौन रिप्लेस कर देगा, ब्रोमीन। तो यहाँ बन गया R के साथ कौन आ गया, Br आ गया। तो RBr और NaHSO4 H2O हमने लिख दिया है, बैलेंस कर दिया है, बाकी ना लिखें तब भी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से जब हमको HI से रिएक्शन कराना होगा तो HI नहीं लेंगे हम, बल्कि Ki प्लस H3PO4 लेंगे। क्या लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड और H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी। तो यहाँ भी हमने लिख रखा है रिएक्शन, ये कहानी होती है इसके पीछे कि Ki पहले इससे रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा HI प्लस KH2PO4, और मेनली इसमें अब HI आके रिएक्ट करेगा, HI रिएक्ट करेगा तो OH हट जाएगा, आयोडीन लग जाएगा, तो ये बन गया आपका, ठीक है ना। और जो यहाँ का H है और यहाँ का OH वो मिलके H2O बना लेंगे। ओके, तो ये पूरी कहानी है। इस तरह से तीनों रिएक्ट करते हैं। तो ये HI जो है ज्यादा क्रियाशील है, NaBr थोड़ा कम है और HCl सबसे कम है। तो इन तीनों तरीके से आप, यानी हाइड्रोजन हैलाइड हैं, लेकिन हाइड्रोजन हैलाइड को यहाँ पर अप्रत्यक्ष तरीके से लिखा गया है इन दोनों रिएक्शंस में, यहाँ सामने है आपके, ठीक है ना। तो कैसे कैसे क्या था वो हम आपको समझाया हमने। तो इस तरह से एल्कोहल से 3 मेथड आपके पास हो गई जिससे आप तीनों बना सकते हैं हैलो एल्कीन। फिर एल्कोहल से अगली मेथड है ROH प्लस PCl3, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करने पर भी हमको ये मोनो हैलो एल्केन मिल सकते हैं। तो PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर OH Cl से रिप्लेस होगा। तो चूंकि यहाँ 3 Cl हैं तो हमको 3 एल्कोहल मॉलिक्यूल भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने 3 यहाँ लिख दिया है। तो एक Cl ने एक OH को, तो 3 Cl ने 3 OH को रिप्लेस कर दिया 3 मॉलिक्यूल में से, तो हमको यहाँ 3 मोल्स प्रोडक्ट मिल जाएंगे और अगला जो साइड प्रोडक्ट होगा H3PO3 बन जाएगा। इसी तरह से PCl5 में अगर देखें तो आप यही सोच रहे होंगे कि सर इसमें 3 था तो इसमें 5 हैं तो पांचों रिप्लेस करेंगे, नहीं। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि जो PCl5 होता है, अगर उसका स्ट्रक्चर आप रिकॉल करें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये है PCl5 ये है, PCl3 यही था, PCl5 ये है। तो इसमें ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड, अक्षीय बंध। तो इन दोनों की लंबाई, इन तीनों के रिपल्सन के कारण इन दोनों की लंबाई बढ़ जाती है थोड़ा सा। तो जब ये बॉन्ड लंबे हो गए और ये बॉन्ड छोटे हैं, तो ये छोटे वाले मजबूत होते हैं, तो ये तीनों में से कोई बॉन्ड नहीं टूटेंगे। ये दोनों लंबे हैं तो ये दोनों बहुत इजीली टूट जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों बॉन्ड टूट गए तो केवल दो ही क्लोरीन आपस में, मतलब दो ही क्लोरीन यहाँ पर हमको उपलब्ध होंगे रिएक्ट करने के लिए बहुत इजीली। तो PCl5 में से केवल दो क्लोरीन एटम डिटैच होते हैं, मतलब उनका बॉन्ड ब्रेक होता है। रीजन बताया आपको हमने, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में ये पूरा डिटेल में होगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो इसमें से दो क्लोरीन निकलेंगे, एक OH को रिप्लेस कर दिया और एक H के साथ जुड़ करके HCl बना लिया, एक ऑक्सीजन बचा और फास्फोरस के साथ तीन क्लोरीन बचे थे, तो तीनों मिल करके POCl3 बना लेते हैं। ओके, तो ये फास्फोरिल क्लोराइड कंपाउंड बन जाता है ये वाला, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। तो इस तरह से भी आपने मोनोहेलो एल्केन बना लिया। और ये जो है सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है अल्कोहल से ये हेलो एल्केन बनाने की, मतलब क्लोरो एल्केन बनाने की। इसमें क्या होता है कि ये थायोनिल क्लोराइड है, क्या बोलते हैं इसको? थायोनिल क्लोराइड। और थायोनिल क्लोराइड में से Cl इसको रिप्लेस करता है OH को, तो Cl यहाँ रिप्लेस कर दिया और HCl बन गया, SO2 बन गया, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो इसीलिए इसको बेस्ट मेथड बनाता है कि दोनों गैसेज हैं और दोनों ही अपने आप निकल जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, हमको प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो बहुत आसान मेथड हो जाती है, तुरंत रिएक्शन कराया, बन गया, एकदम प्योर हमको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। तो ये इसको एक नाम भी देते हैं डार्जन अपक्रिया, इस नाम से रिएक्शन ये पूछी गई है, डार्जन अपक्रिया के नाम से। बहुत जगहों पर इसका नाम तो नहीं मिलता है, कुछ ही बुक्स में इसका नाम लिखा हुआ है ये वाला डार्जन, खास करके यूपी बोर्ड में इस नाम से ये पूछी गई है, डार्जन अपक्रिया के नाम से। तो ये वाली रिएक्शन जो है आप जरूर ध्यान रखें, डार्जन अपक्रिया के नाम से, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन। तो इस तरह से आप मोनोहेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से इनको एक चार्ट आप लोग बना लीजिएगा खुद का भी और रिवाइज करते रहिएगा, जिससे आपको काफी हेल्प इससे मिल पाए, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे, अभी इसमें हेलोजन एक्सचेंज एक मेथड है, वो भी हम खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी एल्कोहल से आपको हमने बहुत सारी प्रिपरेशन मेथड बताई, तो उसमें एक आध एग्जांपल आपको समझा देते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए R उसमें हमने लिखा था ना एल्किल ग्रुप, तो यहाँ मान लीजिए हमने R के प्लेस पर, जैसे ये था, तो ये हटा के हमने ये लिख दिया CH3, तो CH3OH हो गया। तो SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो आप ध्यान रखिएगा OH में ही चेंज होना है, OH हटना है, Cl लगना है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3Cl और बाकी वही सारे प्रोडक्ट SO2 प्लस HCl। अगर यहाँ पर आप कराते हैं तो यहाँ पर R के प्लेस पर हमने ये ग्रुप यूज कर लिया, यानी एथिल ग्रुप, तो आपको क्या बना देना है CH3CH2 और Br, बाकी प्रोडक्ट वैसे ही रहेंगे जैसे उस रिएक्शन में आपको समझाया था, ठीक ना, वो आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने एल्किल ग्रुप के प्लेस पर इस तरह का ले लिया है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, यही आपका ग्रुप एज इट इज यहाँ लिख दिया जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ क्या लिख देंगे आप Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, वो चीजें हो जाएंगी। तो ये एग्जांपल एक हमने समझा दिया आपको, R के प्लेस पर आप डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स को लेकर के आप ये रिएक्शंस करा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें दो रिएक्शंस और बचती हैं जिनको हम दोनों रिएक्शंस को नाम देते हैं, ये हैलोजन विनिमय अपक्रिया है। इसका भी जो स्वार्ट्स रिएक्शन है और जो फिंकल-स्टीन अपक्रिया है, दोनों ही हैलोजन विनिमय है। इसका मतलब इसमें होता क्या है, एक हैलोजन एटम का दूसरे हैलोजन के साथ एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ रिएक्शन देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तो एल्किल हैलाइड ये पहले से है हमारे पास, और खास करके ये वाले होते हैं ClBr। अब मान लीजिए हमको आयोडो एल्केन बनाना है, आयोडीन का कंपाउंड बनाना है, तो हम नॉर्मली ये सारी रिएक्शन जो पहले आपने पढ़ी है उनको ना करा करके, जो ये हमारे पास पहले से एल्किल हैलाइड बने हैं उनको हम NaI से रिएक्शन कराते हैं। तो जब हम NaI से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जो हैलोजन है, स्पेशली X क्या होगा, यहाँ पर Cl होगा या Br होगा, वो आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा।
तो हमारा आयोडो एल्केन बन जाएगा। तो आयोडो एल्केन बनाने के लिए ये मेथड्स यूज होती हैं और इसको ये फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए होती हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे आपको। तो आयोडो एल्केन के लिए हम फिंकलस्टीन अपक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेलोजन विनिमय हो गया, यानी ये भी एक हेलोजन है और इसने इसको हटा दिया, विनिमय हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये यहाँ आ गया Na के साथ और आयोडीन यहाँ आ गया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होती है इसके साथ। तो इस रिएक्शन को नाम देते हैं फिंकलस्टीन, नाम से रिएक्शन है। इसको भी आप मेमोराइज करिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा कि याद रहे आपको। अब यहाँ पर R का आपको बता ही चुके हैं, आप चाहे यहाँ CH3 ले लीजिए, चाहे C2H5 ले लीजिए, जो यहाँ ले लेंगे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से है एक दूसरी हेलोजन विनिमय रिएक्शन, स्वार्ट्ज अपक्रिया। ये भी नेम की रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी मानी जाती है और इसका स्पेशली इस्तेमाल होता है फ्लोराइड बनाने के लिए। तो आपको बताया था ना कि फ्लोरीन की हम डायरेक्ट रिएक्शन से कंपाउंड नहीं बना सकते, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि फ्लोरीन को, चूंकि बहुत रिएक्टिव है फ्लोरीन, तो इसको पहले किसी मेटल के साथ जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, जैसे ये है हमारा मरकरी है, मरकरी ये वाला हो गया, सिल्वर हो, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके पहले हम फ्लोराइड का कंपाउंड बना लेते हैं। तो फ्लोरीन का सिल्वर के साथ करा के हमने क्या बना लिया, AgF, सिल्वर फ्लोराइड, या मरकरी के साथ करा के मर्क्यूरस फ्लोराइड बना लिया। अब ये कंपाउंड अब रिएक्टिव नहीं है ज़्यादा, तो रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए इनके साथ पहले फ्लोरीन का कंपाउंड बना लिया गया। अब इनका रिएक्शन कराया जाएगा एल्किल हैलाइड के साथ, एक्सचेंज करा जाएगा फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन जब AgF का आप एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे, यानी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से, तो फ्लोरीन एक्सचेंज कर दी जाएगी, यानी फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा और हेलोजन जो Cl या Br होगा वो Ag के साथ चला जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस को नाम दिया जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकती है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन मेथड को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और आसानी से आप रिवाइज कर लेंगे, ऐसे आप चार्ट भी बना लेंगे, ठीक ना। तो क्लासिफिकेशन पे हमने ज़्यादा समय नहीं दिया है, उस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो विरजन के बाद ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है ना। तब तक आप इनको रिवाइज करिए। थैंक यू।